लकी। लकी। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठाया, अब यहां पर पूछा गया है अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है राइट्स आर क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग ओवर द सोसाइटी एंड ओवर, यानी कि इसमें सिंपल से आपसे कोई पूछेगा अधिकार क्या होते हैं, अधिकार वो होते हैं जो किसी अन्य साथियों, यानी कि कुछ अधिकार हमारे इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, कुछ अधिकार हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट काम करते हैं, और कुछ अधिकार हमारे सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं। इनके जो जो अगेंस्ट हमें बचाते हैं, साथियों के, समाज के, सरकार के, इन्हीं को हम अधिकार कहते हैं। अब ज्यादा कैसे सीखेंगे, जैसे आपका साथी है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई नोन है, आपने अपना घर किराए पे दिया, वो घर आया आपके, रहा, अब वो छोड़ ही नहीं रहा, आपके लिए वो टेनेंट है ना, किराएदार, अब वो घर छोड़ ही नहीं रहा, तो क्या आपको इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट अधिकार है? हाँ जी है, बिल्कुल। आप कहां जा सकते हैं? कोर्ट। तो आपको ये अधिकार कौन बचा, मतलब किससे बचा रहा है आपको? किसी व्यक्ति विशेष से। व्यक्ति विशेष मतलब ये आपका साथी है, क्योंकि आपने इस पे भरोसा किया था, आपने कहा छोड़ यार क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। होती ना गलती, हम लोगों से गलती क्या होती है, हम लोग कहीं से सामान ले आते हैं परचून की दुकान से, आपने देखा होगा, हम ही, आप भी गलती कर देते होंगे, पहले मुझसे भी बहुत होती थी, ये दोस्ती यारी में आप परचून की दुकान से सामान ले आए, आप रिफाइंड ले आए, आप रिफाइंड से खाना बना रहे हैं, और भगवान ना करे वो रिफाइंड जहरीला था या कुछ मिक्सिंग थी उसमें, और घर में बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई है, घर में बिल आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, 20 लाख का बिल आ गया। अब आप कंज्यूमर कोर्ट में जा पाओगे? आपके पास क्या प्रूफ है? आप कहोगे मैंने इसके वहां से सामान लिया, वो कहेगा मैंने तो दिया ही नहीं, वो तो मुकर जाएगा। पर वहीं पर आप पक्का बिल निकालते हो, पक्का बिल होता है ना जीएसटी वाला, वो बिल आपका कंज्यूमर कोर्ट में एक एविडेंस का काम करता है। मानते हो ना ये बात? आप सुन रहे हैं ना मुझे? जी सर। तो गलती हमसे क्या होती है, हम 10 रुपए बचाने के चक्कर में, 20 रुपए बचाने के चक्कर में बिल नहीं ले रहे होते। और बिल का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बिल को, और बिल की एक कहानी है, ऑलवेज हैव योर बिल फॉर 21 डेज। आपके पास आपके कमरे में एक ऐसा पॉकेट होना चाहिए, पॉकेट होता है ना कपड़े वाला जो पॉकेट होता है, आपका बिल हमेशा उस पर रखना चाहिए, आपने 21 दिन तक आपके पास होना चाहिए बिल। क्योंकि भगवान ना करे कल कोई दिक्कत होगी तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे तो आप क्या कहोगे, वहां कुछ है ही नहीं आपके पास, आप गए काम से, और अगर आपके पास बिल है फिर आप लो से मनहानि, अगर 2 करोड़ रुपए दे तो पहली बात तो ये समझ लेना कि जो हमारा अधिकार है वो हमें किसी व्यक्ति विशेष से बचाता है, और व्यक्ति विशेष में तो हमेशा भरोसा है, ये भरोसे की वजह से मात खाता है आदमी। दूसरा है समाज। अब समाज में देखो, टेक एन एग्जाम्पल, मैं एससी कम्युनिटी से हूं, ठीक है, मैं मान लो मैं एससी वर्ग का व्यक्ति हूं, मैं आपके घर आया और आप क्या कर रहे हैं, मुझे बाहर बैठा रहे हैं, आप अंदर मुझे आने नहीं दे रहे, तो क्या मेरे पास बैठा हुआ है कुछ? आर्टिकल 70 बैठा है भैया, और इसका पनिशमेंट कहां है? मैं आपके घर आया तो आपने मुझसे कुछ जाति सूचक शब्द कह दिए, तो ये सब मुझे समाज की कुप्रथाओं से बचाने के लिए है या नहीं है ये अधिकार? ये सुनो। अब दूसरा देखो, ये इसको पकड़ते हैं, कल मानते हैं आपने यूपीएससी का पेपर दिया, और आपने घर आके, क्योंकि आपको पता है कोई भी आयोग आपको आंसर की भी देने लग गया है, और वो कुछ दिनों में अपनी वेबसाइट में भी आंसर की दे देता है, और आपको पता चल रहा है आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 80। और कुछ दिनों बाद कट ऑफ आई और आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है पर आपका नाम ही नहीं आ रहा, तो इसको क्या मैं कह सकता हूं, इट्स अ वॉल्यूशन ऑफ, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, है ना? तो व्हाट आई मीन टू से, आपको नहीं लग रहा आपको सरकार से, समाज से, और आपके जो व्यक्ति विशेष हैं उनसे बचाया जा रहा है, और ये जिस साधन के द्वारा बचाया जाता है आपको, उसको हम क्या कहते हैं? राइट्स। राइट्स। तो कभी आपसे पूछे अधिकार क्या होते हैं या राइट्स क्या होते हैं, ये सबसे खूबसूरत डेफिनेशन है। क्या है ये? एक दावा। आप दावा करते हैं ना, और दावा के बदले आप क्या लेते हैं फिर? एक पेनल्टी लेते हैं उससे, राइट? अब देखो यहां पर एक एनसीईआरटी कितनी अच्छी बात बताती है, 200 साल पहले अगर कोई कहता कि महिलाओं को राइट टू वोट दिया जाए, तो उस व्यक्ति को कुछ अजीब सा सुनाई देता है, स्ट्रेंज साउंड करता है, महिलाओं को, अरे पागल है क्या, महिलाएं तो बच्चा पालने के लिए होती है ना, किचन के लिए होती है महिलाएं, उसे अजीब लगेगा। पर आज देखो, आजकल क्या स्थिति है कि अगर, आज की स्थिति बता रहा हूं, आज हमें पता चले कि इस देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं दे रखा है, अब अजीब सा लगता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो अभी हाल ही में हुआ ना, महिलाओं को वोटिंग अभी तो दिया, 2015।
एब्सोल्युटली। तो देखो आज के समय में, जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं नेपाल घूमने गया, मुझे पता लगा नेपाल में लड़कियां पढ़ नहीं सकती क्योंकि लड़कियां हैं, तो मुझे कितना स्ट्रेंज साउंड होगा। पर वो 200 साल पहले अगर हम कहते हैं लड़कियों को स्कूल भेजना, अरे नहीं नहीं यार, कितना स्ट्रेंज। तो व्हाट आई मीन टू से, ये राइट्स ही हैं, ये अधिकारी होते हैं जो ये बदल देते हैं, समाज को एक आदत दिला देते हैं। जब महिलाओं को अधिकार मिलने लगे, है ना, जैसे भारत की बात की जाए, भारत ने आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, जिसे आप इक्वेलिटी कहते हैं, समानता के अधिकार 14 से 18 तक मानते हैं ना हम लोग, समानता के अधिकार 14 से 18 मानते हैं ये बात। तो ये Yes, sir. 14 से 18 तक जो अधिकार हमारे समानता के रखे गए हैं, क्या मैं कह सकता हूं 1950 से हमारे पास, और आज क्या है 2025, क्या मैं कह सकता हूं 75 साल हो गए। Yes, sir. अब 75 सालों में हमें आदत हो गई है ना, क्योंकि ये अधिकार समाज में दावा करते हैं, और जब आप कोई दावा करते हैं तभी परिवर्तन आता है, दावा में ही परिवर्तन होता है। तो ये जब दावा किया गया 75 सालों तक, तो आज क्या है कि मैं अगर किसी लड़की से विवाह करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले देखूंगा पढ़ी लिखी है या नहीं है। पर एक समय लड़की पढ़ी लिखी होती थी तो उससे विवाह नहीं करते थे, नहीं 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 भाई, ज्यादा पढ़ी लिखी हमें नहीं चाहिए पढ़ी लिखी। पर आज के समय में क्या है, पढ़ी लिखी महिला जो है वो फाइनेंशियली भी मेरी हेल्प करेगी, मेरे हर जगह। यस और नो? आजकल घर चलाने का अधिकार सिर्फ पुरुष का है या महिला पुरुष दोनों का माना जाता है? दोनों का। दोनों का। और एलिमनी एक समय सिर्फ महिलाओं से जुड़ी हुई थी, एलिमनी सिर्फ किससे जुड़ी हुई थी? महिलाओं से। पर आज एलिमनी अगर आप देखोगे वो ऐसा नहीं होता है, लोग सोचते हैं एलिमनी मतलब ऐसा नहीं है, पुरुष भी महिला से एलिमनी मांग सकता है, लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एलिमनी जैसे बार बार आपके मेंस राइटिंग में लिखने को आता है ना, इसको याद रखना, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसको भी लिख लो। ये कुछ सेक्शन देखो, आप मजिस्ट्रेट ही बनने वाले हो ओवरऑल। हाँ, तो ये एलिमनी कहां पर है आपका? सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, याद रहेगा। सिर्फ लेडीज किस उसमें देंगी एलिमनी? ऐसा होता है ना, कभी कभी जब डाइवोर्स होता है तो उसमें जज साहब ये चेक करते हैं कि कभी कभी ये होता है कि पति जो होता है वो कमाने वाला नहीं होता है, वो घर संभालता है, और बीवी क्या होती है? कमाने वाली। उस समय ये देखा जाता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो उसमें हमारे जो ऑनरेबल जज होते हैं उनके पास डिस्क्रिशन होता है, वो एलिमनी किसको देना चाहते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर जनरली क्या होता है कि पति कमाने वाला होता है और जो लड़की है वो कमाने वाली नहीं होती ना, इसीलिए हम सोचते हैं एलिमनी जो है सिर्फ कौन लेती है? लड़की। लड़कियां। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोग इस चीज को पता नहीं क्यों कहते हैं, पर ये कुछ कुछ सेक्शंस आपने याद रखने हैं, सब लोगों ने याद रहेगा यहां तक सबको। तो देखो Yes, समाज में आज मुझे दिखता है, जैसे अभी मेरे वहां शादी है, अभी मेरे को दिख रहा है कि जैसे जैसे अभी मेरे पास अभी कार्ड आया है, परसों देख रहा था मैं, बुआ के लड़का है, तो जनरल और पंडित में शादी हो रही है, लड़की पंडित है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? और नॉर्मल है पहले से, वरना बाप रे। और मतलब ये नैनीताल जैसे माहौल में, यहाँ पहाड़ी कल्चर है ना, पहाड़ियों में एक कमी ये समझ लीजिए, वो जातिवाद बहुत करते हैं, ठीक है। मैं खुद पहाड़ी हूँ, पर ये बात है, पर अब बहुत चेंज हो गया है, ये मैंने खुद महसूस किया। अब 30 साल का मैं भी हो गया हूँ, तो 30 साल की उम्र में मैंने ये महसूस कर लिया है कि बड़ा परिवर्तन हो गया, नो डाउट। और शहरों की तो खैर बात ही अलग है। क्या मैं समझा पाया? yes, sir. चलो, अब यहां पर क्या खूबसूरत बात है यार, मजा आ गया। देखो क्या है कि व्हेन दी सोशली रिकॉग्नाइज क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स, यानी कि समाज में तभी दावे वास्तविकता में किए जा सकते हैं जब उनको लिखित रूप दिया जाए और एक विधि का रूप दिया जाए। विधि मतलब कानून। इसीलिए आप देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स हमें प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको ये अधिकार दूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, वर्बली क्या होता है, आप कभी मुंह कर जाएंगे, मानते हैं बात। पर खूबसूरती देखो, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक दिखाई देते हैं आपको? 14 से सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है? और ये रिटर्न है या नहीं है? और रिटर्न भी कहां लिखे गए हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, यहीं पर मेरे को ना काफी लोग पूछते हैं, सर आप 14 से 32 क्यों लिखते हो? फंडामेंटल राइट्स तो 12 से 32 होते हैं, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट्स जिस पार्ट में बैठे हैं, वो पार्ट की कैपेसिटी है 12 से 35, उसे कहते हैं पार्ट थर्ड। क्या कहते हैं?
पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड ये है, और पार्ट थर्ड के अंदर जो बैठे हैं वो क्या है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट एग्जैक्टली कहां पर से कहां तक है? 14 to 32। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में सर अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक बैठे हैं, तो ऑप्शन में देख लेना। ज्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलता है। अगर दोनों ही ऑप्शन मिल गए तो मुझे लगता है आपकी सटीकता किस ऑप्शन में है? 14 से 32। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो, ये मैंने पूरा येलो से हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि ये अधिकारों की और खूबसूरत डेफिनेशन है। इसको एक बार पढ़िए। अधिकार व्यक्तियों के उचित दावे है। उचित दावे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये रीजनेबल क्लेम है। ये क्या है? रीजनेबल क्लेम, जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑब्वियसली समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, तभी ये बैठ पाया है हमारे संविधान में, और कानून द्वारा स्वीकृत किया गया है। कानून द्वारा स्वीकृत भी किए जाते हैं ये, क्योंकि कोई भी कानून आप मुझे बताइए, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को बाईपास कर सकता है? कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को उस हद तक बाईपास कर सकता है, उस हद तक बाईपास कर सकता है, उस हद तक बाईपास कर सकता है जिस हद तक कुछ चीजें गलत ना हो। अब एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। जैसे आपके मन में सबसे पहले तो यह आएगा कि कोई भी कानून जो है, कोई भी लॉ जो है, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। वो जा ही नहीं सकता ना। पर देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर मैंने अभी बताया आपको मुस्लिम लॉ, क्या बताया? एक कहानी समझा तभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। देखो क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू के अपने कानून है, मुस्लिम के अपने कानून है। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 44 को डीपीएसपी में रखा गया। कहां रखा गया? डीपीएसपी में, क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है। अब हिंदू के लिए एक समय में एक शादी, और मुस्लिम के लिए 4 शादी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये तो पता है ना आपको, मुस्लिम एक समय में कितनी शादी कर सकते हैं? 4। अब मुझे एक बात बताओ, मुस्लिम अगर 4 शादी करता है, मुस्लिम अगर 4 शादी करता है, तो क्या कानून उसे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट मैंने अभी आपको बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी स्पाउस, उसका स्पाउस जीवित है और वो शादी कर रहा, तो ऑब्वियसली उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। इसको लिख भी लेना। हाँ, अगर स्पाउस जीवित है और वो फिर भी शादी करता है, तो आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत उसको सजा मिलती है। इतना भी याद कर लेना। आईपीसी की कौन सी धारा? 494 और 495 के तहत उसको सजा मिलती है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये जनरल चीजें हैं। कभी आपके आसपास भी ऐसे कोई माहौल आता है ना, घर में हो जाती है दिक्कतें, तो आप अपने लेवल पे थोड़ा राय उनको दे सकते हो। तो ये दंड मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या मुस्लिम को दंड मिलेगा? नहीं। नो सर। पर फंडामेंटल राइट्स तो हमारे इक्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी में आर्टिकल 14 को देखोगे तो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान। कानून के समक्ष सभी समान। तो आप तो कहोगे सर ये तो गड़बड़ है, ये क्या बात हुई? पर आप समझो, मैंने क्या बताया आपको, कुछ कस्टम्स होते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं, उनको छेड़ा नहीं जाता है। संविधान के कोई भी नियम होते हैं वो एब्सोल्यूट थोड़ी ना होते हैं, वो 100% नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा दिया। अनुच्छेद 14 के तहत उसका जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, उसके तहत तो आप कहोगे कि सब समान है। पर वहीं पर आप कहोगे सर, हिंदू अगर एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करेगा, मान लो मेरी एक बीवी है, मैं दोबारा शादी कर रहा हूं, और आप लोगों को लॉ का जानकार है, आपने मेरी कंप्लेंट कर दी, क्या मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी? बिल्कुल ले जाएगी। और मुझको दंड दिया जाएगा किस धारा के अंतर्गत? 494 और 495। आप समझो, मैं मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम हूं, और मैंने क्या करा, एक शादी कर ली, और मैं एक और शादी कर रहा हूं, क्या आप मेरे अगेंस्ट कुछ कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकता। इसीलिए एक बात याद रखना, एक बड़ा, अब मैंने कहा था ना कुछ केसेस हैं, मैं बताऊंगा आपको, वो केसेस याद रखना है, हमेशा याद रखना। एक है सरला, एक सेकेंड, सरला मुदगल केस। कौन सा केस? सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस, जितना मुझे याद आ रहा है, इसमें डेट में मैं श्योर नहीं हूं, 1995 आई गेस। जरा आप में से जरा नेट में कोई देखे तो सरला मुदगल केस कब का है, फटाफट बताइए मुझे एक बार। देख रहे हैं ना आप लोग? 1995 का ही है। चले चले चले, 19 गुड।
अब इसमें क्या हुआ, सरला जो है इनके पति क्या कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, और दूसरी शादी करने के लिए वो लोग, इनके पति क्या अपना रहे हैं, इस्लाम। क्योंकि सही बात थी, इस्लाम अपनाने में आप 4 शादी कर सकते थे, तो इनके पति ने इस्लाम अपनाया। इस्लाम अपनाया, रीजन क्या है, इस्लाम अपनाने का जो बेस है वो क्या है, टू मैरी, टू मैरी, मैरी भी नहीं लिखेंगे, टू री मैरी, पहले सुन लेना फिर लिखना, टू री मैरी, यानी कि ये शादी करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए कौन सा धर्म अपना रहे हैं, इस्लाम। और दिमाग क्या लगा रहे हैं कि अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूं और इस्लाम कबूल कर लेता हूं तो फिर तो मेरी शादी वैलिड होगी। नो डाउट, रीजन तो सही है। ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। सल्ला जो बहन है हमारी, सल्ला बहन जो है, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, आर्टिकल 21 का इन्होंने सहारा लिया, उसके द्वारा ये केस लेगी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने सल्ला मुदगल केस 1995 में ये साफ कहा कि अगर शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदू हो, तो आप दंड के प्राप्त हो गए आईपीसी 494 और 495। क्योंकि आपके माइंड में एक बात हमेशा याद रखना, आर्टिकल 25 क्या है बताइए, कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो सल्ला मुदगल को कोई मिल गया होगा, माफ करना, सल्ला मुदगल के हस्बैंड को कोई मिल गया होगा, उसने कहा आर्टिकल 25 तुम्हें आजादी देता है, तुम जाओ। तो उसने भी यही किया, उसने आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शादी कर ली। फिर ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्टोरिकल जजमेंट है, ये बात याद रखना, सल्ला मुदगल केस 1995 का। यहां पर क्या है कि अगर आप कोई धर्म परिवर्तन करते हैं पर आधार है आपका शादी, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तो इन चीजों से सीख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ ये भी जो समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो रियलिटी में कम दिखाई देता है, क्योंकि आर्टिकल 15 हमें क्या बताता है, इक्वालिटी रहेगी। पर मैंने क्या बोला कि कभी कभी क्या होते हैं, कुछ कस्टम्स जो होते हैं, कुछ रिचुअल्स जो होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। जैसे हम कहते हैं संविधान सर्वोपरि, नो डाउट, पर कभी कभी हमें क्या दिखाई देता है, कस्टम्स भी काफी ऊपर दिखाई देते हैं। क्या मैं समझा पाया? यस सर। जी सर। और ये सल्ला मुदगल केस, देखो कुछ केसेस जो है ना हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केशवानंद भारती केस, ये सबको पता रहता है, पर ये केसेस आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। अब इसके बाद आज वर्तमान की स्थिति क्या है, आप किसी को भी कह सकते हो कि आर्टिकल 25 का इस्तेमाल अगर आप शादी के लिए कर रहे हो तो आप दंड के प्राप्त हो गए, अंडर विच केस, सल्ला मुदगल केस। तो क्या समझाना चाह रहा था मैं कि यहां पर कानून की स्वीकृति भी होनी चाहिए, यानी कि व्हाट आई मीन टू से, अधिकार जो होते हैं उनको कानून की स्वीकृति होना भी जरूरी होता है। तो अधिकार क्या होते हैं, वो व्यक्ति के उचित दावे होते हैं जिनके समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसीलिए तो हिंदू को कितनी शादी अलाउड है, एक, मुस्लिम को, क्योंकि समाज ने इसको एक्सेप्ट किया है, और कानून द्वारा स्वीकृत किए जाने चाहिए। कानून अगर ये 2 शादी करेगा तो स्वीकृत करेगा नहीं, ये अगर 3 शादी करेगा तो कानून स्वीकृत करेगा, यस, क्योंकि कानून